दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि वायु शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना के पद पर पदस्थ हूँ और आज मैं आप लोगों से सेक्शन 340 एंड 344 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में चर्चा करना चाहूंगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक सशक्त स्तंभ है न्यायपालिका और उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए ही इन दोनों धाराओं का समावेश किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता में। राइट। धारा 344 है क्या? धारा 344 क्या है? ये संबंध में आपके मन में एक विचार उत्पन्न होता है। धारा 340 और धारा 344 के बारे में हम शॉर्ट में यदि जानना चाहेंगे, यदि हम उसका एब्स्ट्रैक्ट जानना चाहेंगे तो सीधी सादी भाषा में हम ये कह सकते हैं, जब कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी साक्ष्य शपथ पर देता है और न्यायालय को या अभियोजन को या दूसरे पक्षकार को ऐसा प्रतीत होता है कि जो साक्ष्य दी गई है वह मिथ्या है, तब इन धाराओं का लागू किया जाता है और वह दंडनीय होता है। अब धारा 340 एवं धारा 344 है क्या? धारा 340 जो है वो एक सीमित मात्रा में उपयोग में आती है। रिकॉल, धारा 340 के अनुसार ये वही लागू होगी जबकि धारा 195 की उपधारा 1 खंड ख दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जो प्रावधान दिए गए हैं उनके संबंध में कोई मिथ्या साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। जैसे कि आईपीसी के सेक्शन 193 से 196, 199 से 200, 205 से 211 एवं 228 में, या फिर हम एक पाठ कूट रचना वाला लेते हैं तो उससे संबंधित जो धारा है 463 से 475, इन सब धाराओं में यदि कोई अपराध कारित किया जाता है या उसके संबंध में कोई दुष्प्रेरण किया जाता है या फिर कोई प्रयत्न किया जाता है तब भी धारा 340 इन्फोर्स होती है। धारा 340 की जो प्रोसीडिंग रहती है उसमें न्यायालय स्वयं भी संज्ञान ले सकता है या फिर अभियोजन अधिकारी या फिर दूसरा फरियादी जो है वो इस और न्यायालय का ध्यान इस और आकर्षित करा सकता है और न्यायालय या तो स्वयं संज्ञान लेगा या फिर अधीनस्थ न्यायालय को लिखित परिवाद करेगा। ये दोनों ही कंडीशन जो न्यायालय है वो फॉलो कर सकता है। अब बात आती है कि जब यदि ऐसा है तो दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा, तो ये उनको नोटिस दिया जाता है। नोटिस देने के बाद न्यायालय को ये लगता है कि ऐसा अपराध कारित हुआ है और तो वो एक या तो वो स्वयं संज्ञान लेगा या फिर उसको अधीनस्थ न्यायालय को भेज देगा, प्रेषित करेगा। उसकी जो प्रक्रिया होगी, जब ऐसा न्यायालय जिसके समक्ष धारा 195 1 ख दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गए अपराधों के कार्यान्वित किया गया है, प्रारंभिक जांच करेगा तथा जांच पश्चात यदि कोई हो जैसा कि आवश्यक समझे उस भाव का निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा या उसे भी लिखित परिवाद पेश करेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद उसे अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति ले सकता है या यदि अभिकथित अपराध अजमानती है और न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है तो अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भी भेजा जा सकता है। ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को आबद्ध किया जा सकता है। जब न्यायालय ने न परिवाद किया हो और न ही आवेदन नामंजूर किया हो, उक्त स्थिति में ऊपर वर्णित जो मैंने अभी आपको बातें बताई उन शक्तियों का प्रयोग न्यायालय का वरिष्ठ न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। परिवाद पर हस्ताक्षर कौन करेगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय उत्पन्न होता है। क्या प्रोसिक्यूटर करेगा या न्यायालय स्वयं करेगा? ऐसे यदि न्यायालय स्वयं करेगा तो फिर वो हमेशा ऐसी गवाहियां आती जाएंगी और वो स्वयं भी हमेशा एक विटनेस बनकर रह जाएगा। ऐसी अवस्था में धारा 340
की उपधारा 3 में ये प्रावधानित किया गया है, जहाँ परिवाद करने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय है, वहाँ उस न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा किए जाएंगे जिसे वह न्यायालय नियुक्त करता है। और ट्रायल कोर्ट में 2 ऑप्शन दिए गए। नंबर 1, किसी अन्य मामले में, मतलब कि हाई कोर्ट से जो डिफरेंट कोर्ट है, वहाँ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे न्यायालय इस हेतु लिखित रूप से नियुक्त करता है, वह व्यक्ति उस पर आवेदन पर हस्ताक्षर करेगा। राइट। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि आदेश हो गया और दूसरा पक्षकार का कहना है कि उसके द्वारा कोई मिथ्या नहीं किया गया, मिथ्या साक्ष्य नहीं दी गई है, तब ऐसे या फिर ऐसा हुआ कि अभियोजन द्वारा उसके संबंध में कोई आवेदन दिया गया कि न्यायालय के समक्ष की जो ये साक्षी आया था इसके द्वारा असत्य कथन किए गए हैं, मिथ्या साक्ष्य दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में कि पता चला कि अभियोजन का जो आवेदन था वो निरस्त हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जैसा कि हर मामले में हर आदेश के लिए एक प्रोविजन बनाया गया है, अपील प्रोविजन। राइट। या तो उसका पुनरीक्षण होता है या अपील होती है। धारा 340 के संबंध में धारा 341 में अपील का प्रावधान किया गया है। अब बात उत्पन्न होती है कि अपील करेगा कौन? कोई व्यक्ति जिससे आवेदन किसी न्यायालय ने उच्च न्यायालय से भिन्न परिवाद करने से इनकार कर दिया है, जिसके विरुद्ध ऐसा परिवाद न्यायालय द्वारा किया गया है। अपील किसके समक्ष होगी? इस संबंध में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस न्यायालय ने परिवाद करने से इनकार किया है, उसने कहा कि मैं इस परिवाद को स्वीकार नहीं करता हूँ, अभियोजन का जो आवेदन आया है हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है उस न्यायालय के वरिष्ठ न्यायालय में अपील की जा सकेगी। मीन्स जिस न्यायालय ने रिजेक्ट किया है या उसको स्वीकार किया है, जो भी पक्षकार उस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जाना चाहता है, तब उस कंडीशन में वो जहाँ पर कि उसके सामान्यतः उस न्यायालय के जिसने आदेश किया है जजमेंट के विरुद्ध अपील की जाती है, वहाँ उसके विरुद्ध भी अपील की जा सकेगी। इसमें जो खर्चे आदेश कर देने की भी शक्ति का प्रावधान है। धारा 340 के अधीन दिए गए किसी भी आवेदन या धारा 341 के अधीन जो अपील के संबंध में कार्रवाई की गई है, किसी भी न्यायालय को जो न्यायालय है वो खर्च देने का आदेश दे सकता है। अब बात आती है कि जब मजिस्ट्रेट स्वयं संज्ञान लेता है वहाँ प्रक्रिया क्या होगी? वह मजिस्ट्रेट जो स्वयं परिवाद धारा 340 या 341 के अधीन किया जाता है, किसी बात के होते हुए भी इस तरह कार्रवाई करेगा जैसे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला हो। इन शॉर्ट, जब कोई परिवाद आता है और न्यायालय को जो कार्रवाई करनी है तो वह वही रूल्स फॉलो करेगा जो कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों में ली जाती है। यदि न्यायालय के ज्ञान में यह बात लाई जाती है कि प्रकरण जिसमें ऐसी न्यायिक कार्रवाई उत्पन्न हुई है विनिश्चय के विरुद्ध अपील लंबित है, वहाँ यदि वह ठीक समझता है तो मामले की सुनवाई को किसी प्रक्रम तब तक स्थगित कर सकता है जब तक कि अपील को विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है। दोस्तों, अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि धारा 340 और धारा 344 में क्या अंतर है? और दोस्तों, इन शॉर्ट हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि धारा 340 है वो एक शॉर्ट रूप में है। मान लीजिएगा धारा 195 जैसा मैं बताया था दंड प्रक्रिया संहिता की उपधारा 1 में जो दिए गए हैं अपराध मीन्स की 193 जो मिथ्या साक्ष्य से संबंधित है, कोर्ट रचना से 463, 471, 475 में जो दिए हुए हैं उनसे संबंधित अपराध है, उनका दुष्प्रेरण या प्रयत्न है सिर्फ वही लागू होगी। परंतु धारा 344 जो है वो कोई भी मिथ्या साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तब भी वह एक मिथ्या साक्ष्य के लिए दोषी होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि धारा 340 जो है के अधीन जो अपराध दिए गए हैं उसके तहत यदि कोई मिथ्या साक्ष्य किसी साक्षी के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है तो उस अवस्था में वह उसी दंड से दंडनीय होगा जो कि उन धाराओं के अधीन दिए गए हैं।
सपोज 193 में जो अपराध दिया गया है और उसका जो दंड दिया गया है वह उस दंड से दंडनीय होगा। यदि वो 463 के तहत कोई कूट रचना संबंधी मिथ्या साक्ष्य डेवलप करता है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है, उस संबंध में भी वो क्या होगा कि उसमें जो धाराओं में 467, 468, 471 में जो अपराध के लिए दंड प्रावधानित है, उन्हीं दंडों के वह लागू होगा। राइट। अब बात यह है इम्पोर्टेंट कि इन दोनों में पनिशमेंट्स क्या है। तो इस बारे में मैंने आपको जैसा कि बताया कि धारा 340 में तो उन्हीं अपराधों के संबंध में होगा। दूसरा प्रश्न आता है धारा 344 के संबंध में। तो 344 है वो मिथ्या साक्ष्य देने की विचारण की के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया है। जब भी कोई आवेदन अभियोजन द्वारा लगाया जाता है तो धारा 340, 344 के तहत लगाया जाता है। जहां अपराध पाया जाता है कि वो न्यायालय जांच विचारण के लिए भेजेगा, वो धारा 340 में भेज देगा, और 344 में न्यायालय स्वयं पाता है या उसका उस और ध्यान आकर्षित कराया जाता है तो वह उसके संबंध में स्वयं संज्ञान लेते हुए संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाएगा, जिसमें कि 3 महीने तक की सजा और 500 रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। मिथ्या साक्ष्य क्या रहता है कि धारा 344 इन शॉर्ट ये कहती है कि न्यायिक कार्रवाई को निपटाते हुए या अंतिम आदेश निर्णय देते हुए न्यायालय को, चाहे वो सेशन न्यायालय हो या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो, एक राय व्यक्त होती है कि इस साक्षी के द्वारा जो कार्रवाई यहाँ जब पढ़ रहे हैं उसमें कोई साक्ष्य दी गई है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर मिथ्या दी गई है। जानबूझकर एक इम्पोर्टेंट वर्ड है उसके लिए, तो या फिर साक्ष्य दी गई है या उसको गढ़ा गया है, तब न्यायालय मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने वाले के लिए संभवतः विचारण कर सकेगा। अपराधी को जिसके संबंध में ऐसा पाया जाता है उसको सुनने का अवसर दिया जाएगा, और उसके बाद यदि फिर भी पाया जाता है कि हाँ इसने जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है, तब उस अवस्था में वह उसके ऊपर धारा 344 के तहत दंड अधिरोपित कर सकता है। दोस्तों, धारा 344 में जो धारा 300, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो धारा 340 है और धारा 344 है दोनों मिथ्या साक्ष्य संबंधित है। धारा 340 में जो लिस्ट दी हुई है सेक्शन 195 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वहां लागू होगा। वहां पर न्यायालय यदि चाहता है कि वो स्वयं संज्ञान ले, तब वह धारा 344 के तहत जो प्रक्रिया दी गई है वो फॉलो करेगा, संक्षिप्त प्रक्रिया को। और यदि वह किसी मजिस्ट्रेट को और प्रेषित करना चाहता है, अपने अधीनस्थ को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को प्रेषित करना चाहता है, तो वह वहां प्रेषित कर देगा। दोनों कंडीशन में मिथ्या साक्ष्य के संबंध में साक्षियों को बारे में बताया गया है। न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए इन दोनों धाराओं को इसमें समाहित किया गया है। और धारा 340 है उसमें से उन्हीं धाराओं के तहत जो दिए हैं वहां पनिश्ड होगा, और 344 में जो धारा 340 में ऑफेंसेस बताए हुए हैं उनके अधीन भी ये अन्यथा अन्य कोई मिथ्या साक्ष्य न्यायालय को प्रतीत होता है कि दी गई है, वो दोनों कंडीशन में फॉलो होगा। मैंने दोनों के आप लोगों को पनिशमेंट्स बताए हैं। धारा 344 में 3 महीने की सजा, 500 रुपए का जुर्माना, और यदि आप 340 में जाते हैं उन अपराधों को किया गया है तो उन अपराधों में जो दंड दिया गया है वही अधिरोपित होगा। यही इसका एक सार है। दोस्तों, मुझे लगता है कि धारा 340-44 के संबंध में जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वो आप लोगों के कार्य में काफी उपयोगी होगी। जय भारत, जय हिंद, नमस्ते।